हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड लेक्चर ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। पिछले वीडियो में हम लोग ने कई सारे लिटरेरी डिवाइसेस को बहुत फनी एंड रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ देखा था। इन दिस वीडियो वी आर आल्सो गोइंग टू डू द सेम थिंग, बट लिटरेरी डिवाइसेस के साथ साथ आपको इस बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिलने वाले हैं जो हमारे लिटरेचर का पार्ट है, एंड आई सॉ कि उनमें से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको लिटरेरी डिवाइसेस के साथ साथ वो इंपॉर्टेंट टर्म्स भी मिलने वाले हैं जो अगेन ए से स्टार्ट होते हैं। आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ एंड इंक्लूडेड देम इन दिस वीडियो। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो आवर फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज वेरी सिंपल। आप सब इंस्टाग्राम चलाते होंगे या फिर कभी ना कभी गूगल से आप मोटिवेशनल कोटेशंस डाउनलोड करते होंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि वो मोटिवेशनल कोटेशंस में लाइफ के बारे में कुछ जनरल ट्रुथ लिखा होता है, या फिर लाइफ के बारे में कोई इंसाइट होती है, या फिर सिंपल कोई एडवाइस लिखी होती है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ सेइंग्स या कोटेशंस होती हैं। उन सेइंग्स और कोटेशंस को हम लोग इंग्लिश की लैंग्वेज में अफोरिज्म बोलते हैं। Let's take a look. Aphorism is a short statement of general truth, insight or good advice. It's roughly similar to a saying. ये बहुत छोटी एंड टर्स लैंग्वेज में यूज़ की जाती हैं। कंजंक्शंस और मेन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ नहीं किया जाता है, सो दैट वो शॉर्ट सी चीज़ आपके माइंड में स्टिक कर जाए एंड यू गेट मोटिवेटेड अगेन एंड अगेन। लेट्स टेक अ मोटिवेशनल कोट। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनलेस इट्स डन। ये आपके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशनल हो सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आप जब तक एग्जाम नहीं देते हो तो आपको लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा। जब तक हो नहीं जाता है आपको लगता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, बट एग्जाम जैसे ही आप दे के आएंगे यू विल फील दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। हेंस आपकी ये जो शॉर्ट सेइंग्स होती हैं अबाउट लाइफ, जो जिंदगी के बारे में आपको छोटी छोटी स्टेटमेंट्स या एडवाइस दे के जाती हैं, कुछ सिखा के जाती हैं, उसको हम लोग कहते हैं अफोरिज्म। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा फिगर ऑफ स्पीच विच इज़ एंटीथीसिस। अब ये जो एंटीथीसिस है ये बहुत सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपके एमए के एंट्रेंस के हों, चाहे आपके एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट। एंटीथीसिस एंड पैराडॉक्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, एंड ये क्वेश्चन में आता ही आता है। बहुत सिंपल है इसको समझना। आई वॉज थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन द कंफ्यूजिंग टॉपिक्स विच आई विल डू सो, बट अभी हम लोग एंटीथीसिस देखते हैं। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। एंटीथीसिस में जो टू ऑपोजिट आइडियाज होते हैं वो एक सेंटेंस में एक दूसरे के पास होते हैं। हिंट है इसको पहचानने की कि आप जब भी एंटीथीसिस वाला स्टेटमेंट देखेंगे तो उसके जो दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स या आइडियाज होंगे वो सेंस बनाएंगे। पैराडॉक्स के केस में वो थोड़ा सा नॉन सेंसिकल लगेगा। वी विल सी दैट हाउ जब पैराडॉक्स आएगा। एंटीथीसिस के केस में इट इज अ टेक्निक ऑफ पुटिंग टू ऑपोजिट आइडियाज नियर ईच अदर इन अ सेंटेंस टू क्रिएट अ पावरफुल इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। आप दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग चीजें जब एक साथ देखते हैं तो वो आपके माइंड में ज्यादा देर तक स्टे करती हैं, एंड वो या फिर आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर कॉट इन वॉर वॉन्टिंग पीस। सच अ ब्यूटिफुल लाइन दिस इज, जहां पे बोला गया है कि हम लोग एक वॉर की सिचुएशन में फंस गए हैं और लड़ किस लिए रहे हैं? पीस पाने के लिए। सो वॉर एंड पीस आप देख पा रहे हैं कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं। लेकिन जब तक आप आज की डेट में वॉर नहीं करते हैं आपको शांति या पीस नहीं मिलती है। हेंस द हैपनिंग ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज एंड इन वन सेंटेंस इज नोन एज योर एंटीथीसिस। लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। हम लोग ने ये सेम एग्जाम्पल हमारे लास्ट लिटरेरी डिवाइसेस के लेक्चर में भी देखा था, व्हेन वी लुक्ड इनटू एनाफोरा, जहाँ पे इट वॉज द रिपीट हो रहा था। यहाँ पे टू डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज की बात हो रही है कि एक ही लाइन में बोला गया है कि वो क्या टाइम था, और फिर बोला गया था कि वो क्या टाइम था। ओके, नेक्स्ट इज टू बी और नॉट टू बी। ये हमारे हैमलेट की फेमस लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज एक साथ हैं, हेंस दिस इज नोन एज योर एंटीथीसिस। लेट्स मूव ऑन टू अनदर फिगर ऑफ स्पीच। नाउ वी हैव ऑबेड। ये कोई फिगर ऑफ स्पीच या कोई लिटरेरी डिवाइस नहीं है, ये एक छोटी सी शॉर्ट पोयम है विच इज संग बाय द लवर्स और एनी पर्सन एट द टाइम ऑफ डॉन व्हेन दे आर गेटिंग सेपरेटेड। कहने का मतलब है कि आपने उस मोमेंट ऑफ द डे के बारे में ज़रूर सुना होगा कि कई पोएम्स लिखी जाती हैं, या आपने खुद भी इसको अपनी आंखों से देखा होगा कि जब दिन ढल रहा होता है एंड दैट ऑरेंज कलर्ड इवनिंग इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस, वो एक टाइम माना जाता है कि जो लवर्स हैं वो पूरे दिन के बाद सेपरेट हो रहे होते हैं, सो दे सिंग अ सॉन्ग ऑफ सेपरेशन। उसी स्मॉल सॉन्ग या पोएम को हम लोग ऑबेड बोलते हैं। ऑबेड एज अ पोएम वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय चॉसर इन ट्रॉयलस एंड क्रिसेड।
ओके जब उनके हीरो एंड हीरोइन अलग हो रहे थे, तो शाम के टाइम पे जब शाम आपकी ढल रही होती है तब वो लवर्स क्या करते हैं, ये गाना गाते हैं, सेपरेटिंग एट द टाइम ऑफ डॉन. सिंपल. ओके, Let's move on to another figure of speech. Now we have aside. As I already told you कि इस वीडियो में आपको literary devices तो मिलेंगे बट उसके साथ कुछ important elements भी मिलेंगे जिनसे क्वेश्चन आते हैं. aside एक ऐसा एलिमेंट है आपके ड्रामा का, प्लॉट का या स्टोरी का जो कि बहुत बार जिस पर क्वेश्चंस आते हैं. ये एक ऐसा डिवाइस है या शॉर्ट स्पीच आप बोल सकते हैं विच इज डायरेक्टेड ओनली टू द ऑडियंस और अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. इसका मतलब स्टेज पे अगर कोई एक प्ले चल रहा है तो एक कैरेक्टर उसमें से, मेन कैरेक्टर या एनी कैरेक्टर, ऑडियंस से डायरेक्टली बात करेगा और उसको एक शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देगा, या फिर वो शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वो एक पर्टिकुलर दूसरे कैरेक्टर से बोलेगा एंड ये इंफॉर्मेशन बाकी कैरेक्टर्स को नहीं सुनाई देगी या फिर उनकी नजर में ये चीज नहीं आएगी. दिस इज पर्टिकुलरली डन बाय द ऑथर टू गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस टू द ऑडियंस ताकि वो और ज्यादा इन्वॉल्व फील करे, क्योंकि इंटरेक्शन बनता है जब अचानक से एक कैरेक्टर आपको कोई इंफॉर्मेशन देता है या उस प्ले के बारे में कुछ ऐसा या कैरेक्टर के बारे में कुछ आपको बताता है. हेंस दिस एलिमेंट इज नोन एज aside. Okay, let's take a look. Aside in drama is a short speech directed to the audience or another character that is not heard by other characters on the stage. उस स्टेज पे जो अदर कैरेक्टर्स होंगे उनको aside नहीं सुनाई देगा. आप फोटो से भी देख पा रहे होगे कि फर्स्ट जो पर्सन है वो ऑडियंस से बात कर रहा है, whereas in the second photo you see कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को बस इंफॉर्मेशन दे रहा है एंड बाकी कैरेक्टर्स आप देख पा रहे होंगे कि दे आर अनइन्वॉल्व्ड. ओके, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देख पाते हैं मैकबेथ में. व्हेन मैकबेथ सेज इन एन असाइड टू बैंक्वो इन एक्ट 1 सीन 3, डू यू नॉट होप योर चिल्ड्रन शैल बी किंग्स. तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ ऑडियंस सुन पा रही है एंड सिर्फ बैंक्वो सुन पा रहा है. Okay, I hope this is clear. Let's move on to another figure of speech. Now we have autobiography. अब ये टर्म तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, most of the students must be knowing about it, but there are some students जो ऑटोबायोग्राफी में और बायोग्राफी के डिफरेंस में हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं. ऑटोबायोग्राफी को सीधे से आप बोल सकते हैं आत्मकथा. आत्मकथा का मतलब होता है अपने जीवन शैली या अपने जीवन के इंसिडेंट्स और फीलिंग्स और पूरे जीवन में आपने क्या सीखा, एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग को एक पर्टिकुलर किताब में डाल देना और उसको अपने जीवन की आत्मकथा बताना. हेंस इट इज नोन एज योर ऑटोबायोग्राफी. अब आपकी ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी से कैसे अलग है? बायोग्राफी भी सेम चीज है बट वो पूरी जीवन शैली, एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स आपके बारे में कोई और लिखता है. सो व्हेन यू रिसीव द बुक, द डिफरेंस बिटवीन एन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी इज दैट कि ऑटोबायोग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो उस इंसान के पर्सपेक्टिव से ही आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी. वेयरएज अगर आपके जीवन के बारे में कोई और कहानी लिख रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपना पर्सपेक्टिव भी उसमें डाल देता है एंड आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड ट्रुथ पता चलता है. ओके, अगर आई एम राइटिंग ऑटोबायोग्राफी ऑफ माई सेल्फ, देन जो भी रियलिटी थी, जो भी I want my audience to know about myself, my experiences, my sorrows, my ups and downs. I will put that exactly in that same way. बट जो बायोग्राफर होगा वो आपके जिंदगी को एनालाइज करेगा एंड उसको अपने नजरिए से वहां पे पोर्ट्रे करेगा. हेंस आई होप दिस इज क्लियर. ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी क्या है एक बार देख लेते हैं. एंड ऑटोबायोग्राफी इज अ सेल्फ रिटन लाइफ स्टोरी. अपने जीवन की कहानी आप खुद से लिखते हैं. ओके, इट इज डिफरेंट फ्रॉम बायोग्राफी विच इज द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स. एंड हेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ एंड ग्राफी मीन्स प्रिंटेड और रिटन. एक ऐसी आपके जीवन की कहानी जो कि एक किताब में प्रिंट हो गई है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. अब आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग लिटरेचर में ड्रामा या स्टोरी के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे. एंड हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इज ऑफ एंटेगोनिस्ट. सबको पता है कि प्रोटैगनिस्ट किसी स्टोरी का मेन हीरो या मेन कैरेक्टर होता है. सो एंटेगोनिस्ट कौन होगा? जो उसके ऑपोजिट में होता है. वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि हीरो या मेन कैरेक्टर के ऑपोजिट में जो हमेशा होता है वो हमेशा विलेन नहीं होता. इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एन एलिमेंट जो आपके मेन हीरो को कोई काम करने से रोकता है. इट कैन बी एनीथिंग जो भी उसके ऑपोजिट में है. कोई एनर्जी है, कोई जादुई शक्तियां हैं और एनी ऑब्जेक्ट और एनी डिसीजन दैट इज
stopping the main character to attain something is known as an antagonist. Okay, in a story the antagonist is the opposite of the protagonist or main character. Typically this is a villain of some kind, but not always. As I told you, it's just the opponent of the main character or someone who gets in the way. कोई इंसान या कोई ऑब्जेक्ट, कोई एलिमेंट, कोई भावना आपके बीच में आ रही है, सो वहां पे वो एंटेगनिस्ट बन जाएगी। आपने हैमलेट के केस में देखा होगा कि हैमलेट के लाइफ में कोई विलेन या दुश्मन एज सच नहीं था, उसकी खुद की ओवर पावरिंग फीलिंग्स या ओवर थिंकर जो वो था, वो डिसीजन ही, इनडिसिसिव नेचर ही एक तरीके से वहां पे एंटेगनिस्ट का काम कर रहा था कि वो सोच ही नहीं पा रहा था, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि उसको अपनी लाइफ के एक्शन को या अचीवमेंट को कैसे अचीव करना है। ओके, सो आई होप एंटेगनिस्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू अनदर पॉइंट। नाउ वी हैव ऑटोटेलिक। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका लिटरेचर हो, चाहे आपका म्यूजिक हो, कोई मूवी हो, एनीथिंग। जो भी चीज़ अपने आप में पूरी है और उसको अपने आप को समझाने या लोगों को समझने के लिए किसी और रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसको कहते हैं हम लोग ऑटोटेलिक। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लिखा है हैविंग एन एंड एंड मीनिंग और पर्पस इन इटसेल्फ। एक ऐसे लिटरेरी वर्क का जिसका अपना मीनिंग उसी टेक्स्ट के अंदर है, उसको कहते हैं हम लोग ऑटोटेलिक टेक्स्ट। हम लोग लिटरेचर में इस टर्म का ऑटोटेलिक टेक्स्ट को यूज़ करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी के अंदर। इफ़ यू हैव रेड न्यू क्रिटिसिज्म तो आपको पता होगा कि न्यू क्रिटिक्स ये कहते थे कि अ टेक्स्ट इज कंप्लीट विद इन इटसेल्फ। हम लोग को ऑथर के बैकग्राउंड या बायोग्राफी, हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट को लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक वर्क को एनालाइज करना चाहते हैं, देन दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट कैन बी इवेल्युएटेड बाय क्लोज रीडिंग एंड दैट टेक्स्ट इज कंप्लीट विद इन इटसेल्फ। आपको मीनिंग, मैसेज एंड एवरीथिंग उस टेक्स्ट के अंदर ही मिल जाएगा, आपको रेफरेंसेस ढूंढने की जरूरत नहीं है। हेंस ऑटोटेलिक का मतलब होता है अ पर्सन और अ थिंग और एन आइडिया विच इज कंप्लीट एंड पर्पसफुल इन इटसेल्फ। ओके, आप यहाँ देख पा रहे होगे, आई हैव रिटन समथिंग, अ पर्सन who is motivated by the deeper rewards of creativity, immersion and flow। आप पर्सन के भी केस में ऑटोटेलिक का यूज कर सकते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने जीवन को समझ लिया है और वो अपने जीवन के पर्पस को खुद के अंदर ढूंढता है, बाहर की मटेरियलिस्टिक दुनिया में नहीं ढूंढता है, उस इंसान को भी आप कह सकते हैं ऑटोटेलिक। ये एक तरीके का एडजेक्टिव है। दैट मीन्स अगर इफ अ पर्सन इज ऑटोटेलिक, ये उसकी क्वालिटी है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव फर्दर। देन हमारे पास आता है एड होमिनम। अब आप नेट का पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सो आप पेपर 1 की भी तैयारी कर ही रहे होंगे। ये आपकी लॉजिकल फैलेसी का पार्ट है विच कम्स इन योर लॉजिकल रीजनिंग। अकॉर्डिंग टू दिस एड होमिनम फैलेसी, कहा जाता है कि व्हेन देयर इज एन आर्ग्यूमेंट, तो आपके ऊपर आपका जो जजमेंट होता है, उसकी जो बेसिस होती है, वो आपका कैरेक्टर बन जाता है। आप एग्जाम्पल पहले सुनिए, आप फिर समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ पर्सन, या फिर आप अपने घर वालों को बोले कि ये सामान इतना बिखरा हुआ क्यों पड़ा है, इसको प्लीज़ क्लीन करो। एंड पलट के आपको क्या जवाब मिले कि तुम तो मत ही बोलो, जो 12 बजे उठता है वो हम लोग को सफाई के बारे में बता रहा है। सो आर यू एबल टू सी कि यहाँ पे सफाई से 12 बजे उठने का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन एड होमिनम एक ऐसी फैलेसी है जिसका लोग यूज करते हैं आपके ऊपर ब्लेम थोपने के लिए, अपनी ही किसी गलती का, आउट ऑफ जजमेंट ऑफ योर कैरेक्टर। वो आपके कैरेक्टर को कुछ भी कह के या आपके ऊपर जजमेंट एक लगा के अपने उस आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट कर ले जाएंगे। इसको बोलते हैं एड होमिनम फैलेसी, विच इज ऑल्सो नोन एज अ फैलेसी विच इज अगेंस्ट अ मैन। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। Ad hominem is a Latin for against the man and refers to the logical fallacy of arguing that someone is incorrect because they are unattractive, immoral, weird और any other bad thing you could say, कि वो इंसान ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो वो जो बोल रहा है वो गलत है। हमारे देश में कुछ इस तरीके से लोगों को परसीव किया जाता है कि जो सुबह को 4 बजे उठता है वो तो बहुत अच्छा इंसान है। सुबह को 4 बजे उठने वाला इंसान, चाहे लाइफ के प्रिंसिपल्स उसके गलत हो, दुनिया उसको रेफर करेगी कि ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, ये बहुत अच्छा इंसान है। बट जो इंसान 12 बजे उठ रहा है, ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा अच्छे
क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उसके पास एंड देर आर सो मैनी थिंग, उसको ये दुनिया या पेरेंट्स वर्दी नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुबह को जल्दी नहीं उठता है। तो ये होता है एक जजमेंट ऑफ द कैरेक्टर, जब आप एक कैरेक्टर को उसकी किसी भी बात को उसके कैरेक्टर पे जज करने लगते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, देन वी हैव APA साइटेशन। मार्क माई वर्ड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके नेट के एग्जाम में APA साइटेशन और MLA साइटेशन से बैक टू बैक हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देर आर 9 to 10 क्वेश्चंस जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से APA साइटेशन और MLA साइटेशन से पूछे गए हैं। बिलीव ना हो तो जाके खोल के सारे पेपर्स को देख लेना। आई हैव डन ऑल द एनालिसिस। सो आपका APA साइटेशन क्या है? अगेन आई विल साइट अ वेरी रिलेटेबल एग्जाम्पल। हम लोग जब छोटे थे हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते थे एंड हमारी टीचर्स व्हेन वी केम इनटू 8th 9th एंड 10th, तो हमारे टीचर्स कहते थे कि आप अपने वर्क को जहाँ से भी लेके आए हो उन सारे सोर्सेज को बिब्लियोग्राफी के टाइटल के नीचे लिखोगे कि आपने ये जो सोर्स है वो इंटरनेट से लिया है या ये कंटेंट है आपने किसी बुक से लिया है, तो उस बुक का नाम, उस ऑथर का नाम वहाँ पे लिखा होना चाहिए। हम लोग को ये बताया गया था। सेम वही कॉन्सेप्ट साइटेशन के केस में भी आता है। आप जब एक रिसर्च पेपर लिखते हो, ऑफ कोर्स आपके सारा कंटेंट एंड थ्योरी आपका खुद का ओरिजिनल तो नहीं होता है, आप कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत पॉइंट्स जो वैलिडेटेड हैं, जो बड़े बड़े ऑथर्स के हैं, आप उठाते हो अपनी रिसर्च को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए। तो ये इट इज़ कंसिडर्ड रिसर्च एथिक्स कि अगर आप किसी भी पर्सन के वर्क को कोट कर रहे हो या उठा रहे हो तो उसका रेफरेंस देना आपको ज़रूरी है। बस यही साइटेशन है। अब आपके 3 टाइप के साइटेशन आते हैं, एक शिकागो स्टाइल है, एक APA स्टाइल है एंड एक आपका MLA स्टाइल है। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। डोंट मिस आउट दिस। आपको साइटेशन में करना क्या है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई ट्रिक आई कांट टेल यू। आपको ये लर्न करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि उसका जो फॉर्मेट है आपको लर्न करना पड़ेगा और इसके क्वेश्चन भी थोड़े डिफिकल्ट आते हैं कि 4 आपको पूरे फॉर्मेट दिए होंगे, उसमें से आपको करेक्ट फॉर्मेट ढूंढना होता है जो चारों सिमिलर दिखते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस। ओके, हम लोग एक बार देख लेते हैं कि APA इज द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। कभी कभी वो लोग अगर खुश होते हैं तो सिर्फ एब्रिविएशन ही पूछ लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ साइटेशन इज कोटेशन और एन एक्सप्लिसिट रेफरेंस टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप कहाँ से किसी वर्क को उठा रहे हो बस वो आप वहाँ पे लिखते हो। किस फॉर्मेट में लिखते हो ये फॉर्मेट आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो, रट लो, कुछ भी करो, ये आपको फिंगर टिप्स पे लर्न होना चाहिए ये पूरा फॉर्मेट। ओके, थोड़ा सा आई विल टेल यू। सबसे पहले आपके ऑथर का लास्ट नेम आता है, देन आपका ऑथर का फर्स्ट नेम आता है। ओके, दैट मीन्स कि अगर आपका नाम है रोहित शर्मा तो शर्मा कॉमा R, अब सिर्फ R लिखा जाता है। इसका स्पेसिफिकली कभी पूछ सकते हैं वो लोग कि फर्स्ट जो आपका इनिशियल है उसका सिर्फ इनिशियल क्यों लिखा जाता है, बिकॉज यहाँ पे जेंडर बायस ना हो पाए कि ये जो वर्क है वो रोहिणी ने लिखा है या ये रिसर्च है वो रोहित ने लिखा है, किसी भी तरीके की बायसनेस ना हो पाए एंड एक वर्क को वर्क के बेसिस पे ही जज एंड क्रिटिक किया जाए, इसलिए यहाँ पे इनिशियल जो होता है वो नहीं, वो सिर्फ इनिशियल यूज किया जाता है। ओके, पूरा नाम नहीं यूज किया जाता है। देन यू हैव द पब्लिकेशन डेट, जिसकी ये भी आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, पहले ईयर मंथ फिर डे आना चाहिए, फिर आपका आर्टिकल का टाइटल होना चाहिए, देन आपका पब्लिकेशन होना चाहिए एंड देन आपका पेज नंबर होना चाहिए। इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी हैव अवांत-गार्ड। अब ये टर्म आपने मेरे पिछले टर्म्स में या फिर पिछले एक्सप्लेनेटरी वीडियोस में ज़रूर देखा होगा। आई गेस इन वॉटिसिज्म आई टुक दिस टर्म। तो अवांत-गार्ड एक ऐसा टर्म है, अगेन ये एक ऐसा आइडिया है जो आप लिटरेचर, म्यूज़िक, आर्ट, फैशन किसी भी फील्ड में लगा सकते हो। बेसिकली अवांत-गार्ड का मतलब होता है एक ऐसा न्यू इनोवेटिव आइडिया जो आपके ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से या ट्रेडिशनल जो चलता आ रहा है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, लिटरेचर की फील्ड में हम लोग इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा जो थिएटर था वो चलता चला आ रहा था, डिफरेंट तरीके के उसमें एलिमेंट्स थे, बट जैसे ही थिएटर ऑफ एब्सर्ड आया, दैट मीन्स कि जब सैमुअल बेगेट का आपका नॉवल आया विच इज़ वेटिंग फॉर गोडो, सो दैट
प्ले इज कंसिडर्ड एन अवांत गार्ड। अवांत गार्ड का मतलब होता है जो अपने टाइम से कहीं ज़्यादा आगे है या अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव एंड शॉकिंग है। आपको वर्ड शॉकिंग ज़रूर याद रखना है कि वो एक ऐसी फैशन स्टाइल हो सकती है या फिर वो एक ऐसा कंटेंट हो सकता है जो किसी ने सोचा नहीं था। सैमुअल बेकेट के प्लेज में आप देख पाते होंगे कि एब्सर्डिज्म आपको दिखता है, एंड में आपको कंक्लूजन नहीं मिलता है। उनसे पहले और उनके बाद जो राइटर्स आए उन्होंने भी उनको कॉपी किया, इमिटेट किया, बहुत लिखने लगे। उनसे पहले आपको हर कहानी का एक कंक्लूजन, एक मैसेज सब मिल जाता था, लेकिन थिएटर ऑफ एब्सर्ड के आने के बाद आप देखते होंगे कि अचानक से एक अब्रप्ट एंडिंग हो जाती है आपकी प्ले की। आपको मैसेज तो मिलता है लेकिन कंक्लूजन नहीं मिलता कि हुआ क्या, आगे क्या हुआ। सो ये एक अवांत गार्ड टाइप ऑफ एकदम न्यू इनोवेटिव टाइप ऑफ आइडिया था जो सैमुअल बेकेट ने किया। आप फैशन की फील्ड्स में जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे बिल्कुल अवांत गार्ड टाइप की क्लोथिंग आप देख पाते होंगे कि आज के ज़माने में लोग यूज़ कर रहे हैं। सो इट इज़ इनोवेटिव, न्यू एंड शॉकिंग एट द सेम टाइम। इसको हम लोग अवांत गार्ड बोलते हैं। ओके, The adjective form is used in English to refer to people or works that are experimental, a very good word, कि जो लोग experimental होते हैं, जो चला आ रहा है सिर्फ उसको follow नहीं करते हैं, कुछ नया लेके आते हैं। Innovative, particularly with respect to art, culture and politics, कोई भी एक ऐसा नया आइडिया जो पुराने आइडिया से बिल्कुल नया है, इनोवेटिव है, एक्सपेरिमेंटल है एंड शॉकिंग है, is your avant-gardist idea. I hope this is clear. Okay, moving forward, we have come to an end of our slide and video. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल टर्म्स थे आपके लिए। सिर्फ लिटरेरी डिवाइसेस ही नहीं आपको ए अल्फ़ाबेट से मिले, बट जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे आई इंक्लूडेड देम इन दिस वीडियो कि कुछ भी रह ना जाए। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ऑन स्टार्टिंग विद बी। हम लोग बी से बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस और इसी तरीके से टर्म्स देखने वाले हैं। सो इस सीरीज से बिल्कुल स्टिक रहिएगा बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। जितने भी टर्म्स हैं आपके वो कहीं ना कहीं आते ही हैं एंड कवर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो, एग्जाम्पल्स पसंद आए हो, सो डू लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना बिकॉज ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। ओके, इफ यू आर लाइकिंग द चैनल, इफ यू आर लाइकिंग द वाइब ऑफ दिस चैनल, देन डू सब्सक्राइब। ओके, so that's it for this video. I'll meet you again in the next video. Up till then, keep studying. कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में you can come and ask me. I will of course make a separate video on it or adhere to that comment of yours. Okay, so thank you and bye.